हेलो नमस्कार। नोबल स्कूल के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज कक्षा 10th के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक नरेशन लेके आया हूँ। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो विद्यार्थियों ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक मार्क टेकर टॉपिक है और इस बड़ा ही इजी टॉपिक भी है, लेकिन इसको हमें समझने की जरूरत है। अच्छी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। आओ आप मेरे साथ हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। दोस्तों, जो वर्ड है नरेशन, ये नरेशन एक अंग्रेजी वर्ड नरेट से बनता है और नरेट का अर्थ होता है वर्णन करना। नरेशन शब्द नरेट से बनता है और नरेट का होता है अर्थ वर्णन करना। एक बात आपने पढ़ी होगी, जैसे कोई भी वर्ब जो होती है, जैसे मैं वर्ब की बात करता हूँ रीड का अर्थ होता है पढ़ना, और इस रीड के आगे अगर मैं ER लगाता हूँ तो ER का अर्थ लगाने से ये एक नया वर्ड हमारे पास में बनता है। यह होता है रीडर और रीडर होता है पढ़ने वाला। इसी प्रकार से एक और देखिए, एक वर्ब है प्ले, और प्ले के आगे अगर मैं ER लगाता हूँ तो एक नया वर्ड बनता है प्लेयर। प्ले का अर्थ होता है खेलने वाला और ER लगने से बन जाता है प्लेयर, खेलने वाला। इसी प्रकार से एक वर्ब मेरे पास में टीच पढ़ाना, और इसके आगे मैं ER लगाता हूँ तो एक नया वर्ड बनता है टीचर, और टीचर होता है पढ़ाने वाला। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो वर्ब है उस मेन वर्ब के आगे मैं ER लगाता हूं तो एक क्या बन जाता है सब्जेक्ट। मेन वर्ब के आगे ER लगने से क्या बनता है सब्जेक्ट। इसी प्रकार से हमारे पास में जो एक वर्ब है नरेट, और नरेट का अर्थ क्या होता है वर्णन करना, और इसके आगे इससे नरेट से शब्द बनता है नरेटर, और नरेटर होता है वर्णन करने वाला। विद्यार्थियों, हम लोग समझ रहे हैं जो नरेशन था वो अंग्रेजी भाषा के नरेट शब्द से बनता है, और नरेट का अर्थ होता है वर्णन करना, और नरेट शब्द से बनता है नरेटर, और नरेटर होता है वर्णन करने वाला। हमें समझना ये जरूरी है ये नरेटर क्या होता है। कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी स्टोरी है, कोई भी हमारे बात है, उस बात को हमें जो समझाता है, जिसके माध्यम से हम ये बात समझते हैं, वो होता है नरेटर। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस प्रकार से समझना, मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं बताता हूं कि कोई भी स्टोरी, जैसे मैं बताता हूं कि मुंशी प्रेमचंद ने कोई भी स्टोरी लिखी है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी है 10 राउंड। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को लिखने वाले कौन है मुंशी प्रेमचंद, लेकिन हम लोग इस कहानी को, इस स्टोरी को समझते किसके द्वारा हैं, इसके अंदर जो काम करने वाले जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, जिन्होंने भूमिका निभाई है, उनके द्वारा इस कहानी को हम लोग समझते हैं। तो यहां पर जो नरेटर हुआ वो कौन हुआ, ये पात्र, क्योंकि इस कहानी को लिखने वाले तो मुंशी प्रेमचंद थे। कहानी को लिखने वाले कौन थे मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद का जो पर्पज था वो क्या था, यहां पर हम लोग जो स्टोरी को पढ़ने वाले हैं, इस स्टोरी को पढ़ने वाले लोगों तक पहुंचाना। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने क्या हुआ कि डायरेक्ट नहीं पहुंचाया। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में कुछ पात्र रखे, और इन पात्रों के द्वारा ये कहानी हमारे पास में आई। इसी प्रकार से मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, और दूसरे एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, जैसे कि हम लोग बॉलीवुड की मूवी देखते हैं, और बॉलीवुड की मूवी में हम लोग देखते हैं कि कोई भी बॉलीवुड की जो मूवी है, उसकी जो स्टोरी जो है मूवी की, वो लिखता दूसरा है। जैसे बंसाली जी ने कोई भी कहानी लिखी, जैसे मैं बात पद्मावत की कर लेता हूं। अगर इस पद्मावत मूवी की मैं बात करता हूं, इस पद्मावत मूवी की जो भी स्क्रिप्ट थी, जो भी कहानी थी, वो लिखी किसने थी, बंसाली जी ने लिखी। और हम लोग समझ किसके द्वारा रहे, बंसाली जी का काम क्या था, यहाँ पर जो भी
लोग हैं, हम जैसे आम जो लोग हैं सभी लोगों तक अपनी कहानी को पहुंचाना था, लेकिन बंसाली जी खुद कहानी को हम तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने इस पद्मावत मूवी के अंदर काम करने वाले जितने भी एक्टर थे, जितने भी पात्र काम करने वाले थे, जो कलाकार थे, उन कलाकारों के द्वारा हम इस कहानी को समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको कि एक नरेटर क्या होता है? नरेटर होता है उस बात को आगे बढ़ाने वाला। बात बंसाली की थी, इस बात को बढ़ाया किसने? ये कैरेक्टर ने बढ़ाया, तो ये हो गए, क्या हो गए आपके नरेटर। दूसरी बात मैं बताऊं, जैसे कोई LIC एजेंट होता है दोस्तों, तो LIC एजेंट क्या होता है? यह LIC का बड़ा ऑफिस है। इसका उद्देश्य यहां तक जितने भी लोग हैं उन लोगों तक, आम जनता तक उनकी सारी जो भी पॉलिसी होती है वो पहुंचाना होता है। लेकिन LIC खुद नहीं पहुंचाता है। LIC यहां पर अपने कुछ एजेंट रखता है, अपने कुछ एजेंट रखता है, और इस LIC की जो भी पॉलिसी होती है वो एजेंट के द्वारा, इन एजेंट के थ्रू आम लोगों तक पहुंचती है। दोस्तों अगर मैं दूसरी भाषा में या दूसरे शब्द में आपको कहूं कि नरेटर एक तरीके के एजेंट होता है, एक तरीके का बिचौलिया होता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीच का काम करने वाला, किन्हीं दो आदमियों की बात है, यहां पर ए की बात इस बी तक अगर पहुंचानी है तो ए डायरेक्ट बी तक नहीं जाता है, ए अपना एक कोई माध्यम रखता है। यहां पर मान लो हमने एम नाम का कोई व्यक्ति माध्यम है, इस ए की बात को बी तक, ये ए में माध्यम पहुंचा रहा है। हम एम को बिचौलिया बोल सकते हैं, हम एम को एजेंट बोल सकते हैं, हम एम को नरेटर बोल सकते हैं। अब समझ में आया आपको कि नरेटर क्या होता है? किसी भी एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो काम करता है वो होता है आपके नरेटर। अब दोस्त बात करते हैं नरेशन की। तो नरेशन दो प्रकार के हैं, फर्स्ट होता है डायरेक्ट और सेकंड होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं। हमने यहां तक अभी तक सिर्फ एक परिभाषा समझी थी कि नरेशन क्या होता है। पता चला कि नरेट से बनता है और नरेट बनता है नरेटर से, बात को पहुंचाता है। अब जो बात को पहुंचाएगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक की बात को बी तक पहुंचाने का काम एम कर रहा है, तो ए की कोई भी बात है जो बी तक, अब एम क्या करेगा? या तो इस बात को डायरेक्ट बोल देगा या इनडायरेक्ट, दो तरीके से बात को पहुंचाता है। तो यहां पर हमारे पास में हो गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम डेफिनेशन समझेंगे पहले डायरेक्ट की। सुनो, डायरेक्ट वक्ता। वक्ता कौन होता है? जो बात को बोलता है, बोलते हैं ना, वक्ता जो बकता है, जो बोलता है, बात को बोलने वाला, बात को कहने वाला वक्ता। यहां पर बात किसकी थी? ए की थी। ए ने कहा बी तक ये बात मेरी पहुंचानी है। अब ए की बात को बी तक पहुंचानी, तो ए बोला ना, ए वक्ता हुआ ना, तो वक्ता द्वारा कही गई बात को, ये वक्ता, इसके द्वारा कोई भी बात कही गई है, इस बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना उसी के शब्दों में। वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता के ही शब्दों में बताना कहलाता है डायरेक्ट। डायरेक्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता के ही शब्दों में बताना क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैंने कहा, राम said to मोहन, राम said to मोहन, I am going to my home। ये जो वर्ड थे आई एम गोइंग टू माई होम, ये वर्ड किसके थे? राम के। राम ने मोहन को कहा,
राम ने मोहन को कहा क्या, आई एम गोइंग टू माई होम। तो ये जो शब्द थे, जो वक्ता के शब्द थे, इस वक्ता के शब्दों को एट इज इट जैसा वक्ता ने कहा वैसा यहाँ पर रख दिया, तो ये हो गया आपके डायरेक्ट नरेशन। दूसरी बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन की। इनडायरेक्ट में क्या होता है, वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता के शब्दों में ना कहकर जो नरेटर है वह अपने शब्दों में इस बात को पहुंचाता है। यहां पर वक्ता के द्वारा कही गई बात थी, राम सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू माई होम। तो ये जो शब्द थे जो राम के थे एट इज इट उसी शब्दों का यूज नरेटर ने करा, तो ये आपके हो गया डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हुआ, वक्ता द्वारा कही गई बात को नरेटर अपने शब्दों में उस बात को पहुंचाता है। जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूं और इस प्रकार से होगा, राम टोल्ड मोहन दैट, दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए हम दैट लगाया। ही वॉज गोइंग टू हिज होम, वह उसके घर जा रहा है। वह कौन, राम किसके घर जा रहा है, उसके, हिज होम उसके घर जा रहा है। तो यहाँ पे समझ में क्या आया कि हमने अभी तक 3 डेफिनेशन समझी है। नरेशन क्या होता है, नरेशन नरेट से बनता है, नरेट का अर्थ होता है वर्णन करना, और नरेट से एक वर्ड बनता है नरेटर जिसका अर्थ होता है वर्णन करने वाला, बात को आगे पहुंचाने वाला, बात को समझाने वाला। और दोस्तों नरेटर अपनी बात को 2 तरीके से समझाता है, 2 तरीके से बताता है, या तो वो डायरेक्ट रूप से बताता है या वो इनडायरेक्ट रूप से बताता है। डायरेक्ट रूप से बताता है तो कैसे बताता है, वक्ता द्वारा कही गई बात को नरेटर अपने शब्दों में नहीं, वक्ता के शब्दों में, किसके शब्दों में, जब वक्ता के शब्दों में बताता है वो होता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, वक्ता के शब्दों में ना बोलकर नरेटर अपने शब्द में इस बात को बोलता है, अपने लैंग्वेज में इस बात को बोलता है, वो होता है नरेशन। तो यहां तक विद्यार्थियों आपको समझ में आया, 3 डेफिनेशन हमने समझी। अब आगे देखते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल ये था मेरे पास में, राम सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू माई होम। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, ये आपसे पूछता हूं ये सेंटेंस कौन सा है, तो आप बोलोगे ये सेंटेंस है डायरेक्ट सेंटेंस। जब डायरेक्ट सेंटेंस है, अब दोस्तों जब ये डायरेक्ट सेंटेंस है तो यहां पे देखते हैं कि 2 पार्टिसिपेट होते हैं। फर्स्ट यहां से लेके यहां तक, जो ये इन्वर्टेड जो कोमा दिखाई दे रही है आपको, इस इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस, और एक जो यहां से लेके यहां तक है तो यह है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस। इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। जो ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस होता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस है, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो सेंटेंस है, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। एक मैं और लॉजिक देता हूं आपको इसमें, किस प्रकार से समझेंगे कि रिपोर्टिंग कौन सी होती है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है। ये जो इन्वर्टेड कोमा है,
अगर यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ मिल जाता है आपको, तो मेरी जो डेफिनेशन समझा रहा हूँ, डेफिनेशन क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड। अंदर वाला रिपोर्टेड और बाहर वाला रिपोर्टिंग। लॉजिक देखना, कोमा, मैं बात कोमा की कर रहा हूं कि इन्वर्टेड कोमा के, वापस सुनना, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला रिपोर्टिंग और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला रिपोर्टेड। कोमा के अंदर जो होता है, बोलते हैं ना कि फला व्यक्ति कोमा के अंदर चला गया, कोमा के अंदर चला गया मतलब वो कोमा के अंदर है, मतलब 1% उसके जिंदा रहने का चांस है, 99% उसके मरने के चांस है। वही तो कोमा होता है ना, जिसमें 1% जीव होता है, बाकी लगभग वो मरने की कगार पे पहुंच जाता है। तो कोमा के जो अंदर होता है, कोमा के जो अंदर होता है, कोमा के अंदर गया मतलब बचने का चांस कम है, मरने के चांस ज्यादा है, मतलब वो काम लगभग उसका पास्ट बन जाता है, तो वो रिपोर्टेड। और कोमा के बाहर आ गया मतलब वो जिंदा ज्यादा है, मतलब वो एक्टिव रहेगा। आईएनजी मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस, काम चल रहा है, मतलब कोमा के बाहर है तो काम चल रहा है, मतलब वो रिपोर्टिंग है। और कोमा के अंदर है मतलब उसका काम हो गया, रिपोर्टेड है, पास्ट बन सके। तो यहां तक समझ में आई कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्या होती है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच। अभी तक हमारी 5 डेफिनेशन हो चुकी है और मैं होप करता हूं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है। अब हमारा जो मेन पर्पज है कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे किया जाता है। हम जब डायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं तो मेजर हम 3 प्रकार के चेंज करते हैं। पहला जो चेंज होता है वो होता है टेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा जो चेंज होता है वो होता है पर्सन के अकॉर्डिंग। और तीसरा जो चेंज होता है वो होता है टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम मुख्य 3 प्रकार के चेंज करते हैं। कौन कौन से? पहला टेंस के अनुसार, दूसरा पर्सन के अनुसार और तीसरा टाइम और प्लेस के अनुसार। एक बात और यहाँ पर समझने वाली है, उस चीज को भी समझना है। जैसे हमारे पास में सेंटेंस था, मैंने कहा राम सेड टू सीता आई गो टू माई होम। ये जो सेंटेंस है यहां तक समझ में आ रहा है आपको। इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर वाला सेंटेंस है रिपोर्टिंग है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला है रिपोर्टेड है। ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग। ये क्या हो गया? रिपोर्टेड। अब मैं इतना ही समझाऊंगा, मैं इस प्रकार से बोलूंगा इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला अंदर वाला, मैं समझाऊंगा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। आपको समझ लेना है, जब जब मैं बात करता हूं रिपोर्टिंग की तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले की बात करूंगा, और जब जब मैं बात करूंगा रिपोर्टेड की तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले की बात करूंगा। तो दोस्तों हम समझने की बात यह है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे किया जाता है, और जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो मुख्य 3 प्रकार के चेंज करते हैं। पहला टेंस के अनुसार, दूसरा पर्सन के अनुसार, तीसरा टाइम और प्लेस के अनुसार। ये जो सेंटेंस है राम से टू सीता आई एम गो टू माई होम, हम जैसे ये चेंज करते हैं तो तीनों प्रकार के जो चेंज है, ये तीनों प्रकार के चेंज होंगे हमारे कहाँ पे? रिपोर्टेड स्पीच में। तीनों प्रकार के चेंज कहाँ होंगे? रिपोर्टिंग स्पीच में। कोई ना तो टेंस संबंधी होगा, ना पर्सन संबंधी होगा, ना टाइम और प्लेस संबंधी होगा। ये तीनों ही जो बदलाव है, तीनों ही जो चेंज है वो किस में होंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। चाहे टेंस संबंधी बात करें, चाहे हम लोग पर्सन संबंधी बात करें, या टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग बात करें, तीनों ही जो चेंज है वो चेंज कहाँ होने? आपके रिपोर्टेड स्पीच में। यहाँ तक समझ में आया आपको? हम तीनों प्रकार जो चेंज हैं किस प्रकार से करते हैं, हम 1 by 1 लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे
टेंस के अनुसार चेंज, कि हम जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो टेंस संबंधी जो चेंज है वह किस प्रकार से करते हैं, ध्यान दो। टेंस संबंधी चेंज, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेंज कब नहीं करें। एग्जाम में सेंटेंस आया और वो चेंज होना ही नहीं था, हम लोगों ने काफी परेशान हुए, हम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया और बाद में हमें पता चला कि चेंज तो करना ही नहीं था। तो सबसे पहले हमें जब ये पता चल जाए कि ये सेंटेंस में टेंस संबंधी कोई भी चेंज नहीं होगा, टेंस संबंधी कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो हमारे पास टाइम भी बच जाएगा और हमें आगे के क्वेश्चन करने के लिए अतिरिक्त समय भी मिल जाता है। तो चेंज कब नहीं करें, मैंने आपको बताया था कि जब चेंज करते हैं एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे मेरे पास में यहाँ पे ये प्लॉट है और इस प्लॉट पे मुझे एक मकान बनाना है, मुझे अपना घर बनाना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, अगर मकान बनाऊंगा तो ये तीनों जो इसके कोने हैं ये हाइट पर है और ये एक कोना है ये बिल्कुल नीचा है, तो दोस्तों क्या मैं मकान बना पाऊंगा? मुझे क्या करा, सबको समतल करना पड़ेगा, प्लॉट को समतल करूंगा, मैं देखूंगा इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, तभी तो जाके मैं इस प्लॉट को मकान के लायक सही तरीके से जज कर पाऊंगा ना, सही तरीके से मकान बना पाऊंगा ना, जब मुझे दोनों चारों जो कोने हैं वे देखना पड़ेगा। तो हम जब चेंज करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा रिपोर्टिंग को भी और रिपोर्टेड को भी। अब चेंज कब नहीं करना, एक तरफ का भी अगर सही नहीं होगा तो फिर वो चेंज नहीं हो पाता। जैसे मेरे पास में हम चेंज नहीं करें, सबसे पहले चेंज कब नहीं करेंगे, सबसे पहले चेंज कब नहीं करेंगे उसका क्या है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो पहला क्या था, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो ध्यान दो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। ये बात मैंने पहले बता दी थी कि चाहे टेंस संबंधी बात करें, चाहे पर्सन संबंधी बात करें, टाइम और पहले संबंधी बात करें, चेंज कहाँ होना है, रिपोर्टेड स्पीच में। लेकिन मैंने जब एग्जांपल दिया ना कि मकान बनाएंगे तो चारों कोने बराबर होने चाहिए, हम लोग पहले देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच ये बनने लायक है या बनने लायक नहीं है, यही तो देखेंगे ना। तो देखेंगे क्या कि रिपोर्टिंग जो स्पीच है आपकी वो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए। अगर इसमें है तो फिर रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस संबंधी कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरा चेंज क्या करेंगे देखेंगे हम लोग देखेंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के विशेष नियमों वाला हो तो फिर ये दोनों नियम हमें समझना है। दूसरा नियम क्या था, पहला क्या था कि रिपोर्टेड स्पीच, एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहां पे, राम
राम से टू मोनिका टू एंड फोर। ये तीनों एग्जाम्पल देखना, हमें चेंज कब नहीं करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम देखना है कि चेंज होगा या नहीं होगा। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो आपकी है, रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है, मैंने बताया था आपको, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो फिर मैंने आपको ये कहा था कि जो भी चेंज होगा वो तीनों चेंज का होंगे रिपोर्टेड में। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का टेंस संबंधी चेंज ही नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे राम सेज, प्रेजेंट सिंपल आया। यहाँ देखो राम, यहाँ देखना राम विल से, तो ये फ्यूचर में है। तो अगर ये प्रेजेंट में फ्यूचर में है तो इधर किसी प्रकार का टेंस संबंधी चेंज हम लोग नहीं करेंगे। पहला नियम समझ में आया आपको? अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच है ये प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, इधर टेंस संबंधी चेंज आपको रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करना है। दूसरा नियम क्या था? अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल के विशेष नियमों वाला हो। अगर देखो यहाँ पे राम से टू मोनिका, टू एंड टू मैक्स फॉर, टू एंड टू मैक्स फॉर, तो यहां पे देखना दो और दो मिलकर कितने होते हैं? चार होते हैं। ये क्या है? टू एंड टू मैक्स फॉर, तो यहां पे क्या है? दो और दो चार होते हैं। ये विशेष नियमों वाला है, तो विशेष नियमों वाला जो भी चेंज होता है उसमें चेंज आपको टेंस संबंधी नहीं करना है। अब अगर चेंज होता है तो किस प्रकार से चेंज होता है वो देखेंगे। अगर टेंस संबंधी चेंज होता है तो चेंज होने के लिए क्या होगा? उसके लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट टेंस में होनी चाहिए और रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल के विशेष नियमों वाला ना हो। अगर ये दोनों नियम अगर फॉलो करता है, अगर ये दोनों नियम लगता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में आया हुआ जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट या फ्यूचर का ना हो और जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल के विशेष नियमों वाला ना हो, तो चेंज होता है। तो चेंज किस प्रकार से होता है ध्यान देना। मैं इधर लिख रहा हूं डायरेक्ट, मैं इधर लिख रहा हूं इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल या तो अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, प्लूरल है, तो आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस या आपको डू या डज मिल जाता है। और जब डू और डज मिलता है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है? फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आपका प्रेजेंट सिंपल में डायरेक्ट सेंटेंस हो तो प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है आपके पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में चेंज कैसे होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, एग्जांपल देखना। मोहन से टू गीता, ही रीड्स ए लेटर। चेंज करेंगे तो मोहन जो सेड टू है इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं टोल्ड, गीता की जगह गीता आ जाएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डेट आ जाएगा, ही की जगह ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या था? रीड्स, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस हैं, और जब मेन वर्ब के साथ में एस और ईएस आता है तो चेंज किस में हो जाता है? वो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और रीड की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रीड, रेड ए लेटर। एक एग्जाम्पल और देखना इस प्रकार से। एग्जाम्पल है अरविंद सेड टू अमित,
ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे अरविंद हो जाएगा, सेटू जी क्या हो जाएगा, टॉल। अमित की जगह अमित आ जाएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट आ जाएगा। ही की जगह ही आ जाएगा। यहाँ पर प्लेज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस आया, चेंज मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में करना है। प्लेज का क्या कर लेंगे, प्लेन, और क्रिकेट का क्या कर लेंगे, क्रिकेट। तो इस प्रकार से अगर आपका, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी प्रकार का चेंज आपको करना है, 3 प्रकार चेंज होते हैं, टेंस संबंधी, पर्सन संबंधी और टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग। तीनों प्रकार के चेंज होंगे कहाँ पे, इधर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस, जिसको आप क्या बोलते हो, रिपोर्टेड स्पीच। प्रेजेंट सिंपल में अगर होता है तो प्रेजेंट सिंपल चेंज हो जाता है, किसमें, पास्ट सिंपल। उसी प्रकार सेकंड हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूज। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा, आपको हेल्पिंग में मिलेगी एच आर और एम, और एच आर एम के साथ मेन वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग क्या हो जाएगी, वॉज या वर, इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, मोहन said to अंकित, he is playing हॉकी। चेंज करना इनडायरेक्ट में है, तो इनडायरेक्ट में चेंज किस प्रकार से करेंगे, मोहन प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या मिलेगा, इज आर एम प्लस मैनो फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ये चेंज हो जाता है आपके वोज या वर प्लस मैनो फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी में। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, जैसे एग्जाम्पल है अरुण सेड टू विक्रम ही इज प्लेइंग हॉकी। तो चेंज किस प्रकार से करेंगे, अरुण सेड टू का क्या हो जाएगा, टॉल विक्रम, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लगाएंगे दैट ही। अब यहाँ पर इज आया ना दोस्त, इज आर एम चेंज हो जाता है वॉज या वर में, तो क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वॉज और प्लेइंग हॉकी। इसी प्रकार से बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग क्या होती है, हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग होती है हैड, और हेड के साथ मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। ध्यान देना, एग्जाम्पल है अमित सेड टू विमल ही हैज रीच्ड स्कूल। अगर इसको चेंज करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट में, तो अमित हो जाएगा, जहाँ सेड टू है उसकी जगह हम लोग टोल्ड कर लेते हैं, विमल की जगह हम लोग विमल कर लेते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग दैट लगा लेते हैं, ही की जगह ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया, हैज और हैव चेंज हो जाएगा हेड में, तो क्या करेंगे यहाँ पे, हेड रिच का रिच्ड हो जाएगा, और स्कूल का क्या हो जाएगा, स्कूल।
बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग होती है हैज बीन या हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चेंज हो जाएगा हैड बीन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें जो सिंस और फॉर दिया हुआ रहता है वह सिंस और फॉर भी साथ में आप आ जाएगा। एग्जाम्पल देखना, अमित said to Aruna he has been reading in this school since 1995। इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो चेंज किस प्रकार से हो जाएगा, अमित सेड टू चेंज कर लेंगे हम लोग टोल्ड में, अरुणा का क्या हो जाएगा वापस अरुणा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगा लेंगे दैट, ही की जगह क्या आ जाएगा ही। अब यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन चेंज किस में हो जाता है हैड बीन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैड बीन, रीडिंग का रीडिंग, इन का इन, दैट स्कूल सिंस 1995। दिस का डेट क्यों करा ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे क्या होता है पास्ट में 1 का 3 और 2 का 4। पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यू चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट सिंपल या तो आपको क्या मिल जाएगा सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाएगी, और या आपको जब डिड मिल जाएगा तो डिड के साथ मेन वर्ब की क्या मिल जाएगी फर्स्ट फॉर्म, उसको चेंज कर लेना आपको हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, Rahul said to Sita he went to जयपुर। इस प्रकार का एग्जाम्पल है ही वेंट, मैनो सेकंड फॉर्म आई पास्ट सिंपल है। हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो राहुल सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सीता दैट ही। अब यहाँ पर जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई गो वेंट गॉन, गो की सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म आ गई तो चेंज किस में हो जाएगा हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू जयपुर। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यू चेंज हो जाता है आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस हेल्प में क्या हो जाएगी वॉज या वर के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग जाएगा आईएनजी, और पास्ट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल है राहुल said to Rohan he was playing a match, चेंज करेंगे तो यहाँ पे राहुल told Rohan that he was, और वर चेंज किस में हो जाएगा हैड बीन में, हैड बीन प्लेइंग ए मैच। तो इस प्रकार से किस प्रकार से पास्ट सिंपल चेंज पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यू चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में।
फ्यूचर सिंपल जिसकी हेल्पिंग होती है सेल और विल। एक तरीके के लिए सेल और विल को हम लोग मॉडल भी मान सकते हैं। तो जब हम लोग डायरेक्ट में, जब आपके पास में सेल या विल होता है, कोई भी मॉडल होता है, तो हम सेल को चेंज किस में कर लेते हैं, शुड में, और विल को चेंज कर लेते हैं हम लोग वुड में। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि और भी जो मॉडल है, जैसे कैन होता है, तो कैन के लिए हम क्या कर लेते हैं, कुड कर लेते हैं। मैं होता है तो मैं के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, माइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल है शी said to रोहन she can read हिंदी। तो चेंज करेंगे तो शी said to का क्या हो जाएगा, टॉल्ड, और रोहन का क्या हो जाएगा, रोहन। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डेट लगाएंगे और शी लगा देंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, कैन आएगा ना। मैंने आपको बताया था कि जब सेल आ जाए तो शुड कर देना है, विल आ जाए तो वुड कर देना है, और कैन आए कुड करना है, और मे का क्या करना है, माइट। यहाँ पर क्या वर्ड आ रखा है, आपके पास में मॉडल आ रखा है कैन, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड, और रीड हिंदी का हम रीड हिंदी कर लेंगे। दोस्तों टेंस संबंधी किस प्रकार से चेंज होता है, टॉपिक आपने अभी तक समझा। 3 प्रकार के चेंज डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करते समय, टेंस संबंधी, पर्सन संबंधी और टाइम और प्लेस संबंधी। जो पहला जो टॉपिक था टेंस संबंधी, वो हमारे यहाँ पर क्लियर हुआ। मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करने दे रहा हूँ, आप इनको सॉल्व कीजिए। 4 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं टेंस के अकॉर्डिंग। चारों जो एग्जाम्पल है ये टेंस के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो दोस्तों ये आज आपको मेरी क्लास किस प्रकार से लगी, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।